डिस्टेंस टाइम ग्राफ आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा 9th क्लास की फिज़िक्स में। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है कि कोई बॉडी है जो मूव कर रही है और मूव करते करते वो डिस्टेंस भी ट्रैवल करती जा रही है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वो बॉडी कुछ ना कुछ टाइम भी ले रही है। तो उस बॉडी के द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस और उस बॉडी के द्वारा लिए गए टाइम के बीच में जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, उनके बीच में जब एक ग्राफिकल रिलेशनशिप हम दिखाते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए सबसे पहला जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ वो है तब जब बॉडी रेस्ट पर है। अब रेस्ट का मतलब क्या है कि बॉडी एक ही जगह पर है और किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो टाइम बीतने के साथ साथ उसी जगह पर रहती है, यानी कि अपना डिस्टेंस चेंज नहीं करती। ये बड़ा आसान है। देखिए, 9वीं क्लास से पहले मैथ में आपने छोटी क्लासेस के अंदर ग्राफ ज़रूर बनाए होंगे। आप देख सकते हैं, ये एक एक्स एक्सिस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है और इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी है। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो आप देखिए एक्स एक्सिस पर तो मैं ले लेता हूँ टाइम, किस में, सेकंड्स में, और जो वाई एक्सिस है उस पर मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस, किस में, मीटर में। आपको क्या करना होता है, ये बताना होता है कि किस एक्सिस के अलोंग आपने कौन सी चीज़ ली है और उस चीज़ को आप किन यूनिट्स के अंदर मेजर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, आपको एक बॉडी जो कि रेस्ट पे है उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा ये बताने के लिए मैंने एक ये सिचुएशन ड्रॉ की है। तो अब आप इसमें ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर टाइम 0 है और इस तरफ एक्स एक्सिस में टाइम बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर टाइम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जा रहा है टाइम। तो एक्स एक्सिस में अगर टाइम बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस में कौन बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 0, उसके बाद डिस्टेंस है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर एंड सो ऑन। तो मैंने एक्स और वाई एक्सिस पर टाइम प्लॉट कर लिया और डिस्टेंस प्लॉट कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि कितने टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस चेंज करता है, उसको हम यहाँ पॉइंट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते रहेंगे और बाद में जब उन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मानना चाहें, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मानना चाहें, तो हम सारी बातें उसी के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, जहाँ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है या जहाँ पर हर चीज़ 0 है, उस पॉइंट को मैं 0 मान लेता हूँ, या फिर आप ओ कह लीजिए इसको, या आप इसको एक रेफरेंस पॉइंट कह लीजिए, या फिर आप इसको ओरिजिन कह लीजिए। देखिए यहाँ पर टाइम कितना है, 0 1 2 3, तो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं ऊपर वाली साइड देखना चाहूँ तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना होगा, 0, आगे 5 10 15 मीटर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टाइम भी 0 है और जहाँ पर डिस्टेंस भी 0 है। इसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि सारी बातें हम इसी के हिसाब से करेंगे। अब देखिए, मैंने कहा इफ अ बॉडी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि सपोज कीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन से या फिर रेफरेंस पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेचुरली 10 मीटर का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर होगा वो ऑब्जेक्ट आपका इधर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिन और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमेशा 10 मीटर ही रहेगा, चाहे टाइम बढ़ता रहे। यानी कि टाइम के पासेज के साथ साथ आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहां पर आप देखिए, जब टाइम 0 था, 0 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम, तब भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था ओरिजिन से, 10 मीटर। जब टाइम 1 सेकंड हो गया तब भी आप देखिए 10 मीटर। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तब भी 10 मीटर। जब टाइम 3 सेकंड हो गया तब भी 10 मीटर एंड सो ऑन। तो आप देखिए टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है,
लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो नेचुरली जब हम ऐसा कहते हैं कि टाइम के पासेज के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन के मुकाबले अपना डिस्टेंस ना घटाए ना बढ़ाए, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ कहलाता है? रेस्ट पर कहलाता है। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो वो परपेंडिकुलर सीधा 1 पर आकर के गिरेगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 1 सेकेंड। और इस पॉइंट से जब वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये परपेंडिकुलर कहाँ जाके गिरेगा? 10 पर। इसका मतलब है कि जब टाइम 1 सेकेंड हो गया, तब भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। अब देखिए इस पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, यहां से जब हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर 2 पर आया, यानी कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 2 सेकंड। लेकिन जब इसी पॉइंट से आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर 10 पर ही गिरेगा। ना वो परपेंडिकुलर 10 से ज्यादा डिस्टेंस पर गिरा, ना ही 10 से कम डिस्टेंस पर गिरा। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम बढ़कर के 2 सेकंड हो गया है, लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से अभी भी कितना है? 10 मीटर है। और आगे आप देखिएगा, ये एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। इन हर एक पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम बढ़ रहा है। यहां पर टाइम 3 सेकंड, यहां पर टाइम 4 सेकंड, यहां पर टाइम 5 सेकंड, लेकिन हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? आपके ऑब्जेक्ट का 10 मीटर ही है। तो जब आप इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये देखिए एक आपको स्ट्रेट लाइन मिली है। यही स्ट्रेट लाइन टाइम और डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस और टाइम के बीच की क्या कहलाती है? ग्राफिकल लाइन या फिर ग्राफ। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, मूव नहीं कर रहा होता है, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। और आप देखिए वो टाइम वाली एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस यहां पर है, उसके पैरेलल होता है। आप देखिएगा ना, ये एक्स एक्सिस भी इस तरफ है और ये वाली लाइन भी इस तरफ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, यानी कि कांस्टेंट है। तो ये दोनों लाइनें कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? आप यहां देख सकते हैं जो नेचर है ग्राफ का, नेचर का मतलब कि वो ग्राफ कैसा है, वो कर्व है, वो स्ट्रेट लाइन है, वो सर्कुलर है। तो आप यहां देख सकते हैं वो ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एक बॉडी का जो कि रेस्ट पर है, वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो स्ट्रेट लाइन टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन उस एक्सिस के पैरेलल होगी जिस एक्सिस पर टाइम है। जिस एक्सिस पर डिस्टेंस है उसके पैरेलल नहीं, जिस एक्सिस पर टाइम है उस एक्सिस के वो क्या होगी? पैरेलल होगी। अब देखिएगा इसी ग्राफ को मैंने यहां बना दिया। सिंपली क्या किया मैंने, ये जो आपको नंबर्स यहां दिखा रखे हैं ये नहीं दिखाया, जस्ट एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया कि एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब कई बच्चे सोचेंगे कि क्या जरूरी है ओरिजिन से डिस्टेंस उसका 10 मीटर ही हो ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट पे रह रहा है? नहीं, आप चाहें तो 5 मीटर ले सकते हैं। अगर 5 मीटर लेंगे तो ये वाली लाइन थोड़ा सा नीचे खिसक के यूं 5 से शुरू होकर के टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई कहेगा कि नहीं जी मैं तो ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पर ही लूंगा, तो कोई बात नहीं। अगर आप ओरिजिन पे लेंगे तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 0 मीटर रहेगा, चाहे टाइम कितना भी हो। तो वो वाली लाइन आपकी बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि टाइम एक्सिस के ऊपर ऊपर आगे की तरफ चलती रहेगी। तो होगी तो वो लाइन पैरेलल ही ना एक्स एक्सिस के। जस्ट होगा क्या, ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन से कितना दूर है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए वो लाइन कितने ऊपर होगी या कितने नीचे होगी, बस ये चीज डिफरेंट हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ओरिजिन पर है तो आपका ये ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर 5 मीटर है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, 10 मीटर के डिस्टेंस पर है तो यहाँ से शुरू होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है शुरुआत में 20 मीटर के डिस्टेंस पर है तो ये ग्राफ आपका यहाँ से शुरू होगा। तो ये ग्राफ जो है
वाई एक्सिस में कितना ऊंचा या कितना नीचा होगा ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे रहना चाह रहा है उसका शुरू में ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी कॉमन है कि ये ग्राफ कितना ही ऊपर या कितना ही नीचे हो जाए, लेकिन ये ग्राफ रहेगा टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल। तो अब आप देखिए कि क्या ज़रूरी है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे ही रहे ओरिजिन के मुकाबले? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो। अब यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस जो है वो ट्रेवल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए, मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और ये स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब ना ये स्पीड बढ़ रही है ना ये स्पीड घट रही है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट हर बार 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यानी कि पहले 1 सेकंड में भी 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर एंड सो ऑन। हर बार वो 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हर बार आप देखिए 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में वो 5 मीटर का डिस्टेंस क्योंकि ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हर बार बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए आप देखिए, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो ये डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा और नेचुरली टाइम भी इंक्रीज हो रहा है साथ साथ। तो अब हम अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जब शुरू करता है तो ये ओरिजिन से शुरू करता है और हर बार 1 सेकंड में 5 मीटर आगे जाता है ओरिजिन से। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, स्टार्टिंग का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहां होगा पॉइंट ओ पर, या आप इसको 0 बोल सकते हैं, कुछ ही बोल लीजिए। ये वही आपने क्या किया है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है सेकंड में, 1 सेकंड 2 सेकंड एंड सो ऑन, और आपने वाई एक्सिस पर क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है मीटर में, 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर एंड सो ऑन। अब जब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पर है, तो इसका मतलब है वो शुरू में यहां पर है, और शुरुआत का मतलब है कि अभी टाइम भी 0 है और अभी उसने कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं किया है। ठीक है, सब चीजें 0 0 हैं इस पॉइंट पर। तो अब मैं कह रहा हूं कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसका मतलब हर बार 1 सेकंड में वो 5 मीटर चलेगा। तो 1 सेकंड का मतलब है कि जब टाइम 0 से लेकर के 1 हो गया, 1 सेकंड हो गया ना, तो उसको 5 मीटर आगे चले जाना चाहिए। कहां से? ओरिजिन से। तो वो ऑब्जेक्ट आपका 0 से कहां पहुंच जाएगा? 5 मीटर आगे यहां पहुंच जाएगा। यानी कि जब टाइम आपका 1 सेकंड हो चुका होगा तो ऑब्जेक्ट आपका यहां होगा। तो आप यहां से एक इस तरह लाइन खींचिए, यहां से एक लाइन इस तरह खींचिए, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन रिप्रेजेंट करता है किसकी? ऑब्जेक्ट की आफ्टर 1 सेकंड। क्योंकि जब आप यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 1 सेकंड पर परपेंडिकुलर गिरेगा, और यहां पर आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको 5 मीटर पर सेकंड पर परपेंडिकुलर मिलेगा। यानी इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो ये मिली कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां है तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के बाद वो ओरिजिन से बेसिकली 5 मीटर के डिस्टेंस पर आ चुका है। अच्छा, अगले 1 सेकंड में क्या होगा? हर बार वो 1 सेकंड में 5 मीटर ही तो चल रहा है, तो अगले 1 सेकंड में यानी कि टाइम जब आपका 2 सेकंड हो जाएगा तो 5 के अंदर 5 मीटर और ऐड कर दीजिए, तो ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस पर चला जाएगा? 10 मीटर के डिस्टेंस पर। अगली बार फिर यानी कि जब टाइम आपका 3 सेकंड हो जाएगा तो वो 15 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा। जब आपका टाइम 4 सेकंड हो जाएगा तो वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, और जब आपका टाइम 5 सेकंड हो जाएगा तो वो 25 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स जो है 1 2 3 4 5 ये जो पॉइंट आपको मिले हैं, जब आप इनको यूं मिलाएंगे तो यहां पर भी देखिए ग्राफ आपके पास कैसा आया है, स्ट्रेट लाइन आया है। लेकिन इस बार क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है आप ये देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बल्कि टाइम एक्सिस के साथ ये ग्राफ आप देखिए कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। अगर मैं इस एंगल को बोल दूं कि इस एंगल की वैल्यू है थीटा, ये जो सिंबल है ये हम एंगल के लिए यूज करते हैं और इसको बोलते हैं थीटा। ये एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है। आप हमेशा आगे से ध्यान रखिएगा कि एंगल के लिए हम इसी
सिंबल का यूज करेंगे, थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है 45 डिग्री हो, ठीक है। तो बात ये है कि आपकी जो टाइम एक्सिस है ये वाला ग्राफ उसके साथ जीरो एंगल नहीं बनाता है, पैरेलल नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ एंगल ये बना रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी चीज़ को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये नंबरिंग मैंने खत्म कर दी, तो यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है और टाइम आपका एक्स एक्सिस पर है, और ये जो बिल्कुल बीचों बीच स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका गुजर रहा है ये वो ग्राफ है जिसने एक्स एक्सिस के साथ सपोज कीजिए ये इतना एंगल बना रखा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। थीटा एक आपको मैं बता दूं ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जो हम फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली आप ये सोचिए कि एक ये ओ है और इसका पेट हमने बीच में से चीर दिया, कुछ इस तरह का ये सिंबल होता है। तो यहां आप देखिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट हर बार 1 सेकंड में 5 मीटर दूर चला जा रहा था। तो स्पीड कैसी थी उसकी, यूनिफॉर्म थी कि नहीं थी। इस बार 1 सेकंड में 5 मीटर, अगली बार 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि जो आपका ये ग्राफ आया किसके किसके बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो हर बार क्योंकि बराबर टाइम के अंदर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। किस मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा which is not parallel to time axis, rather it makes some angle with the time axis। तो अगले पेज पर जाने से पहले हम एक मैथमेटिकल टर्म पढ़ लेते हैं, स्लोप, SLOPE। ये मैथ में यूज़ होता है, लेकिन फिजिक्स में आप देखिएगा मैथ हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं बड़े सिंपल शब्दों में कि ये जो स्लोप शब्द है इसका क्या मतलब है। देखिए, स्लोप शब्द का मतलब होता है कि कितनी कोई चीज़ ज़्यादा ऊंची है या फिर ज़्यादा नीची है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और यहाँ पर है मेरे पास वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। और जैसा कि आपने अभी अभी देखा यूनिफॉर्म स्पीड के केस में ग्राफ कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन आता था, लेकिन वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल उसने बना रखा होता था। तो आप ये देखिए, स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया था कि कितनी ऊंचाई है या फिर कितनी निचाई है। आप ऐसा सपोज कीजिए कि आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो नेचुरली आपको लगेगा कि जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, और अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको नेचुरली लगेगा कि आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आपको कितना ऊंचाई या फिर कितनी निचाई लगती है उस चीज़ को हम बोलते हैं स्लोप। अगर अब भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं ऐसा करता हूँ, इस लाइन के साथ एक लाइन और बना देता हूँ ऐसे। देखिए, अगर आपको मैं बोल दूं कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक्स एक्सिस के हिसाब से, अगर आप एक एक्स एक्सिस को ग्राउंड मान लें और आप ऐसा मान लीजिए कि लाइन नंबर 1 ग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तो लाइन नंबर 2 ग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा और ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो आपको जब मैं कह रहा था कि स्लोप का मतलब ऊंचाई या निचाई से होता है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, आपको दोनों लाइनों में से किसकी ऊंचाई ज़्यादा लगती है, नेचुरली लाइन नंबर 2 की। तो हम बोलेंगे कि इस लाइन नंबर 2 का जो स्लोप है वो कैसा है, ज़्यादा है, और इस लाइन नंबर 1 का जो स्लोप है वो कैसा है, कम। अब देखिए, आप इस तरह सोचिए कि अगर आपको लाइन नंबर 1 पर चढ़ना पड़े ऊपर की तरफ या फिर लाइन नंबर 2 पर चढ़ना पड़े ऊपर की तरफ, ज़्यादा तकलीफ आपको कहाँ होगी, लाइन नंबर 2 पे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल ज़्यादा ऊंचाई पर मैं चढ़ रहा हूँ। तो मैं आपसे वही बोल रहा था कि स्लोप का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ ऊंची है तो कितनी ऊंची है, या फिर अगर कोई चीज़ नीची है तो कितनी नीची है। नीची वाली चीज़ पर भी आएंगे हम। तो आप अगर साइकिल लेकर के चढ़ें तो आप ये देखिएगा, इस लाइन पर चढ़ना कंपैरेटिवली आसान है, जबकि यहाँ पर क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर साइकिल अगर आप लेकर के चढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो यहाँ हम बोलेंगे कि इस लाइन की ऊंचाई ज़्यादा है तो इसका स्लोप भी कैसा है, ज़्यादा है, और इसकी ऊंचाई कम है तो इस लाइन का स्लोप भी कैसा है, कम।
ये तो बात हुई ऊंचाई की। अब निचाई का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आप यहाँ हैं और आप साइकिल पर नीचे आना चाहते हैं, और सिमिलरली आप यहाँ हैं और आप साइकिल पर नीचे आना चाहते हैं। तो आप खुद देखिएगा, यहाँ से नीचे आते वक्त तो आपको लगेगा कि जैसे निचाई कुछ कम है और आप आराम आराम से नीचे उतर रहे हैं, जबकि यहाँ से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको लगेगा कि निचाई कुछ ज़्यादा ही है, बिल्कुल गहरी निचाई है, और आपकी साइकिल की स्पीड एकदम से क्या हो जाएगी? ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है, जब हम चढ़ते हैं ऊपर तो ऊंचाई की बात करते हैं, और जब हम नीचे उतरते हैं तो किसकी बात करते हैं? निचाई की। तो ये जो लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 1 के मुकाबले ऊंचाई पर भी ज़्यादा है, और अगर आपको नीचे उतरना पड़े तो निचाई भी इसकी बिल्कुल क्या है? तीखी पड़ती है लाइन नंबर 1 के मुकाबले। तो दोनों ही केसेस में हम बोलेंगे, चाहे आप चढ़ने की बात कीजिए चाहे आप उतरने की बात कीजिए, कि स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2 इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1। ये बात आपको समझ में आ गई है। ये चीज़ आप एंगल की हेल्प से भी देख सकते हैं। देखिए, जो भी लाइन है वो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, आप वो देखिए। देखिए, आपकी लाइन नंबर 1 ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कम एंगल बनाया, जबकि लाइन नंबर 2 ने आप देखिएगा एंगल कैसा बनाया? एक्स एक्सिस के साथ ज़्यादा। तो आप ये भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा बनाया गया एंगल ज़्यादा होगा उसी का स्लोप क्या कहलाएगा? ज़्यादा कहलाएगा। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके घर के जस्ट बाहर रोड है और आपका घर रोड से कुछ ऊंचाई पर है, तो नेचुरली जब आपने अपने घर से लेकर के और सड़क पर कोई व्हीकल उतारना है, मान लीजिए स्कूटी है, कोई मोटरसाइकिल है या कोई कार है, तो नेचुरली आप ऊंचाई से निचाई पर आते हैं ना, क्योंकि रोड नीचा है और आपका घर थोड़ा सा कहाँ है? ऊंचा। तो अगर आप देखिए, आपके घर के फर्श से लेकर के और ये जो रोड तक ढलान जो आपके घर में होती है, इस ढलान को भी आप क्या बोल सकते हैं? स्लोप बोल सकते हैं। तो अगर आप देखिए, आपके घर का स्लोप कम हुआ तो आपका व्हीकल आराम आराम से नीचे उतरेगा, और अगर आपके घर का स्लोप ज़्यादा हुआ तो नेचुरली जो भी व्हीकल आप नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ उतरेगा। ये है स्लोप का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप ऊंचाई की बात करें, आप निचाई की बात करें, या फिर आप एंगल की बात करें, इसका सब का मतलब किससे होता है? स्लोप से। तो स्लोप का जो अगर आप एक लाइन में मतलब आप देखना चाहें तो उसका मतलब है कि ये जो आपकी एक एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से कितना ऊंचा जो है वो लाइन उठी हुई है। जितना ज़्यादा ऊंचाई पर उठी होगी हम उतना ही स्लोप उसका क्या बोलेंगे? ज़्यादा बोलेंगे। हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरे तरीके से भी स्लोप को मेज़र कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका ये है, देखिए आपके सामने ये दो ट्रेंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल ट्रेंगल हैं। एक एंगल यहाँ भी 90 डिग्री का है और एक एंगल यहाँ भी 90 डिग्री का है। और राइट एंगल ट्रेंगल में आपको पता है ये साइड बेस होती है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है। सिमिलरली ये बेस है तो इसमें ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? इसमें हाइपोटेनस। ये चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में मैथ में पढ़ी होंगी। अब देखो, स्लोप को हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो नेचुरली आप एक चीज देखिएगा, यहां पर जो दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, मान लीजिए ये वाला बेस भी सेम है और ये वाला बेस भी सेम है। सेम का मतलब मान लीजिए ये 5 मीटर है तो ये भी कितना है? 5 मीटर। तो बेस तो सेम हुआ, तो नेचुरली जिस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ज्यादा होगा लेंथ में, उसका स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा। तो आप यहां देखिए, यहां पर परपेंडिकुलर छोटा सा है और यहां पर परपेंडिकुलर कैसा है? ज्यादा है। तो जिसका परपेंडिकुलर ज्यादा होगा नेचुरली उसका स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप यह ऐसे भी स्लोप को मेजर कर सकते हैं कि अगर एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो लेकर के भी स्लोप को मेजर कर सकते हैं। और नेचुरली जिसका भी ट्रायंगल्स में से परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो ज़्यादा होगा उसका स्लोप कैसा होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए बेस दोनों के सेम मान लिए थे, तो परपेंडिकुलर इसका छोटा है तो इसका स्लोप भी छोटा होगा, इसका परपेंडिकुलर बड़ा है तो इसका स्लोप भी बड़ा होगा।
और आप थोड़ा सा समझने के लिए भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आराम से आ जाएंगे नीचे, आपको ऊंचाई कम लगेगी, ढलान कम लगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से साइकिल से नीचे आना चाह रहे हैं तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको ऊंचाई या ढलान कैसी लगेगी, ज़्यादा लगेगी। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन के मुकाबले थोड़े से एंगल पर उठी हुई है, जबकि ये वाली लाइन इस बेस के मुकाबले ज़्यादा एंगल पर उठी हुई है। तो ये होता है बेसिकली स्लोप का मतलब। पिछला जो यूनिफॉर्म स्पीड का हमने ग्राफ बनाया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें छोटी सी एक बात मैं आपको बतानी भूल गया था, उसका जिक्र मैं यहाँ कर देता हूँ। वहाँ जैसे कि आप याद कीजिए, मैंने ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से शुरू करवाया था, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, वो शुरू में यानी कि टाइम 0 पर कहाँ था, ओरिजिन पर था। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हमेशा वो ओरिजिन से ही शुरू करे? यहाँ आप देखिए, मान लीजिए एट t इज इक्वल टू 0, मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम में बॉडी इज़ नॉट एट ओरिजिन एंड इट इज़ एट 5 मीटर डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट 0 टाइम पर यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है, यानी कि यहाँ से अपनी वो जो है शुरुआत करता है। तो इसका क्या मतलब है, आप देखिए इस पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस तो कितना है, 5 मीटर है। लेकिन अगर इस पॉइंट से मैं नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो देखिए कहाँ आ रहा है, टाइम 0 पर, यानी कि टाइम 0 पर बॉडी जो है वो ओरिजिन पर नहीं है बल्कि 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो बॉडी यहाँ से अपनी मोशन शुरू करेगी। अब देखिए जब टाइम 0 है तो आपकी बॉडी 5 मीटर के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, ठीक है। तो जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, 10 मीटर। क्यों? क्योंकि बॉडी की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड है। हर बार 1 सेकेंड में वो क्या करेगी, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आप देखिए वो बॉडी 5 पर थी, तो जैसे ही टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वो 5 मीटर बढ़ करके कहाँ गई, 10 पर। यानी कि आप ये देखिएगा कि टाइम तो अब 1 सेकेंड हो गया, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिएगा जब आप नीचे परपेंडिकुलर डालेंगे तो टाइम कितना आएगा, 1 सेकेंड, ये टाइम एक्सिस है आपकी। और यहाँ से जब यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितने पर परपेंडिकुलर डाला, 10 पर। ये चीज़ें आपको पता होंगी छोटी क्लासेस से कि हम किस तरह से पॉइंट पर वैल्यू देखते हैं। तो जिस पॉइंट पर आपको वैल्यू देखनी होती है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, और वो परपेंडिकुलर जहाँ जाके मिलेंगे एक्स एक्सिस पर भी उतनी ही वैल्यू होगी और वाई एक्सिस पर भी उतनी ही वैल्यू होगी। तो आप देखिएगा टाइम जब 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो आप देखिएगा टाइम 1 सेकेंड है और डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। अगले 1 सेकेंड में क्या होगा, 5 मीटर और चल पड़ेगा, यानी कि वो 15 पर पहुंच जाएगा। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए टाइम हो चुका है 2 सेकेंड और डिस्टेंस कितना हो चुका है, 15। फिर जब एक और सेकंड आपका टाइम बढ़ जाएगा तो कितने पर वो पहुंच चुका होगा, 20 पर। तो आप यहाँ देखिएगा इस पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आपका 1 सेकंड और बढ़ करके 3 हो गया है और डिस्टेंस आपका बढ़ करके कितना हो गया है, 20 हो गया है। तो जब आप इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए ग्राफ तो कैसा आया है, स्ट्रेट लाइन आया है। बस फर्क क्या है, पहले वाला ग्राफ ओरिजिन से पास होकर के स्ट्रेट लाइन था, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा बल्कि थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन है ये भी कैसा, स्ट्रेट लाइन। और अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को पीछे बढ़ा देंगे इस तरह और इस एक्स एक्सिस को भी पीछे बढ़ा देंगे तो आप देखिए ये वाला ग्राफ भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। यानी कि इस केस में भी ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। बस फर्क क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट अगर ओरिजिन पर नहीं था तो ग्राफ भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी शुरुआत करता मोशन की, यानी कि अगर मान लीजिए टाइम 0 पर वो 10 मीटर के डिस्टेंस पर होता तो ये ग्राफ ऐसे आता, 15 मीटर पे होता तो इस तरह आता। तो आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बस आपका ओरिजिन से वो उतना ऊपर खिसक जाएगा जितना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का टाइम 0 पर ओरिजिन से क्या रहा होगा, डिस्टेंस रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि या तो स्पीड बढ़ सकती है या फिर स्पीड घट सकती है, एक जैसी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे व्हेन स्पीड इंक्रीजेज विद टाइम, यानी कि आपकी स्पीड ऑब्जेक्ट की जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपका ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा।
कैसे करेगा? देखिए, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, हमने वही तो डिस्कस करना है ना सबसे पहले। तो अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगा, पहले 1 सेकंड में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगले 1 सेकंड में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्यों? स्पीड बढ़ गई है। अगले फिर 1 और सेकंड में और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस ग्राफ में आप देखिए, जो मैंने डिस्टेंस और टाइम के बीच बनाया है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने टाइम को 1 2 3 सेकेंड एंड सो ऑन लिखा है, और डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 मीटर्स में लिखा है। तो आप यहाँ देखिएगा इस चीज़ पर, मान लीजिए यहाँ पर बॉडी शुरू में ओरिजिन पर है, हम ऐसा समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, पहले 1 सेकंड में मान लीजिए बॉडी ने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप यहाँ देखिएगा, पहले 1 सेकंड का क्या मतलब है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आपका 1 सेकंड हुआ कि ना हुआ, और डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 1 मीटर। तो आप यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो आप जब 1 से एक लाइन इस तरह खींचेंगे और इस 1 से एक लाइन इस तरह खींचेंगे तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। और बेसिकली इस पॉइंट का मतलब होगा कि जब आप टाइम वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो आपका 1 पर गिरेगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर आप परपेंडिकुलर गिराएंगे डिस्टेंस वाली एक्सिस पर तो वो भी परपेंडिकुलर किस पे गिरेगा, 1 पर। तो इसका मतलब ये है कि पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो मान लीजिए अगले 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यानी कि टाइम इंटरवल तो आपने सेम रखे हैं लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो अगले 1 सेकंड में क्योंकि 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो यहाँ देखिए आप 1 से लेकर के 2, तो टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड है, लेकिन 1 से लेकर के ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, 3 पर, क्योंकि 3 और 1 में कितने मीटर का डिफरेंस है, 2 मीटर का। और ये 1 से लेकर के 3 जो ये 2 मीटर चले हैं, ये उसने सिर्फ 1 से लेकर के 2 यानी कि अगले 1 सेकंड में चल के दिखाए हैं। तो पिछले 1 सेकंड में उसने 1 मीटर चला था, जबकि अब की बार 1 सेकंड में उसने 2 मीटर चले हैं, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस चला है, यानी उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ 3 से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और 2 से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। और बेसिकली इस पॉइंट का मतलब होगा कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम 2 सेकंड है, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 3 सेकंड। ये डिस्टेंस ओरिजिन से 3 सेकंड है। ठीक है, कि जब 2 सेकंड आपके ओरिजिन से बीतेंगे तब ओरिजिन से डिस्टेंस उसका कितना होगा, 3 मीटर होगा। वैसे तो आप देखिए, सिर्फ 1 सेकंड में 1 से 2, तो वो सिर्फ यहाँ 1 से 3 पहुंचा है, यानी कि इस 1 सेकंड में तो उसने 2 मीटर का डिस्टेंस ही क्या किया है, ट्रेवल किया है। अच्छा, अगले फिर 1 और सेकंड में मान लीजिए वो 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है। तो 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है, इसका मतलब है कि 3 से सीधे कहाँ पहुंचेगा, वो 6 पर पहुंचेगा, जबकि टाइम 2 से सिर्फ 3 पर पहुंचेगा। तो इस 1 सेकंड के इंटरवल में आप देखिए 3 से लेकर के 6 यानी कि 3 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर दिया। तो इस 3 से ऊपर लाइन और इस 6 से लाइन, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। तो देखिए, क्योंकि शुरू में वो टाइम 0 पर कहाँ था, ओरिजिन पर, तो शुरू में वो यहाँ था, फिर वो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, और जब इन पॉइंट्स को आप इस तरह मिला देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कर्व आ जाएगा। यानी कि ये कर्व है इसमें, ग्राफ में, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है द ग्राफ हियर इज अ कर्व हुज स्लोप इंक्रीजेज विद टाइम। स्लोप का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, ऊंचाई से अगर आप मतलब लेकर के चलेंगे तो आप यहाँ देखिएगा, अगर मैं आपको उंगली की हेल्प से दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा इस उंगली को, ये यूं ऊंची की ऊंची ये उंगली जा रही है, बिल्कुल ऊंचाई की तरफ जा रही है। यानी कि आप अगर इस ग्राफ को यहाँ प्लॉट करना चाहें, वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो जैसे आपको यहाँ एक कर्व मिला था तो यहाँ पर भी मैंने वही कर्व क्या किया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसका मैंने लिखा कि ग्राफ जो है वो कर्व है, सच में कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, लेकिन इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब आप यहाँ समझ लीजिए। देखिए, आप ऐसा कीजिए, इस ग्राफ पर एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कीजिए और एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कीजिए। तो आप एक चीज़ देखिए,
इस पॉइंट के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो आपके कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर छू करके जाए। तो देखिए इस पॉइंट को छू करके ये लाइन चली गई, तो आप ये देखिएगा ये लाइन आपकी इस एक्सिस के साथ थोड़ा सा कम एंगल बना रही है, लेकिन अगर इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो देखिएगा ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी ऐसे, और जब आप इसको नीचे लेकर के आएंगे तो ये वाली लाइन इस एक्सिस के साथ एंगल कैसा बना रही है, ज्यादा। यानी कि यहां पर एंगल कम था तो स्लोप कम था, और जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचे तो स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए मैंने लिखा है कि ग्राफ एक कर्व होगा और उसका स्लोप क्या करेगा, टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा। तो ये आपका ग्राफ रहेगा डिस्टेंस टाइम के बीच में, जब आपकी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से और स्पेशली इंक्रीजिंग स्पीड के साथ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। इस ग्राफ में भी हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ही जिक्र करेंगे, बस यहाँ स्पीड टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप यूँ सोचिए कि पहले टाइम के साथ साथ अगर स्पीड इंक्रीज हो रही थी तो वो हर एक सेकंड में पिछले के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, और अब क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब है कि पिछले एक सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अगले एक सेकंड में वो उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो आप यहाँ देखिएगा, बड़े आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर फिर से क्या बनाया है, डिस्टेंस। तो ये ग्राफ मैंने जो आपको पहले ही बना के दिखाया है, इसका मीनिंग अब आप समझ लीजिए। और नेचुरली ये भी एक कर्व है, ठीक है। हालांकि पिछला कर्व थोड़ा सा अलग तरीके का था और ये कर्व थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्योंकि इस कर्व में आप देखिएगा कैसे मैं आपको बताता हूं कि टाइम के साथ साथ जो है स्पीड उसकी कम हो रही है। और मैंने आपको समझने का तरीका क्या बताया कि हम क्या देखेंगे कि यहां पर वो एक सेकंड में पिछली बार के मुकाबले कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे आप यहां देखिएगा, अगर मैं आपको इस कर्व पर ये पहला पॉइंट दिखाऊं तो इस पॉइंट से जब आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो 1 पर ड्रॉ होगा, और यहां परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ होगा, यहां पर। तो मान लीजिए ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस 3 मीटर है। नेचुरली ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 1 सेकेंड है। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां टाइम जब गया तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, यानी कि पहले एक सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस आपके पार्टिकल ने कवर किया। ये टाइम आपका 1 सेकेंड है, जबकि उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। अच्छा, अगले एक सेकंड में क्या होगा, देखिए वो ऑब्जेक्ट अगले एक सेकंड में, तो टाइम तो यहां से यहां पहुंच गया 1 सेकंड, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट से बिल्कुल यहां पहुंच गया, और मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 मीटर का गैप है। तो पिछली बार क्या हुआ था, 1 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, जबकि अब की बार 1 सेकंड में आप देखिए सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 2 मीटर। तो नेचुरली आपका ऑब्जेक्ट अब क्या हो गया है, स्लो हो गया है। तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे टाइम कितना है, 2 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस जब आप यहां लेके आएंगे तो नेचुरली अगर ये 3 था तो 2 और है तो डिस्टेंस 5 होगा। लेकिन आप देखिए अगर ये वाला पॉइंट 3 पे था, ये 5 पे है, तो नेचुरली सिर्फ 2 मीटर का डिस्टेंस ही इस 1 सेकंड में ट्रेवल हुआ है। अच्छा, इसी ग्राफ पर जब आप एक यहां पॉइंट लेंगे तो आप देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकंड, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखिएगा जब यहाँ परपेंडिकुलर डलेगा तो यहाँ सिर्फ 6 पर परपेंडिकुलर डलेगा। यानी कि इसका मतलब है कि 2 से 3, यानी कि यहाँ जो ये 1 सेकंड का इंटरवल है उसमें आपके ऑब्जेक्ट ने 5 से लेकर के 6 यानी कि सिर्फ 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, और अगले 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड घटता जा रहा है। इसका मतलब आपकी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो सच में ये वाला जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो भी एक कर्व होगा, लेकिन उसका स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा। अब स्लोप डिक्रीज करने का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और यहाँ एक टेंजेंट मैं इस तरह बना दूं तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको चढ़ाई कुछ ज़्यादा लगेगी, जबकि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वहाँ पर चढ़ाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं
आपको ऐसा लग रहा है कि चढ़ाई कम होती जा रही है। भाई देखिए ना, यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है, बहुत ऊंची चढ़ाई है। फिर वो चढ़ाई थोड़ी सी कम हो गई, फिर वो चढ़ाई और कम हो गई, आगे और कम हो गई। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ऊंचाई ऐसा लग रहा है कि कम होती जा रही है। तो नेचुरली स्लोप भी क्या करता जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता जा रहा है। सो अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, तो आप ये कहेंगे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, यानी कि आपका एक कर्व टाइप आएगा। और कर्व कैसा, जिसका स्लोप क्या कर रहा होगा, टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहां मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करते हुए स्पीड निकालनी हो बॉडी की, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ आप क्या कीजिए, उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, और वो स्लोप ही आपको उस बॉडी की क्या देगा, स्पीड देगा। यानी कि आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में कौन है, डिस्टेंस। तो मान लीजिएगा ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आया था, सपोज कीजिए कि ऐसा ग्राफ आया है। तो आपने अगर ये ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाया है, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस, कुछ ना कुछ टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तभी तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया है। तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना चाहते हैं, तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या निकाल लें, स्लोप। और स्लोप का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आपकी ग्राफिकल लाइन है, ये आपकी टाइम वाली एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, वो एंगल आप मेजर कर सकते हैं बेसिकली। या क्योंकि एंगल का कंसेप्ट आपके लेवल तक आता नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और आप ये परपेंडिकुलर और फिर ये क्या, टाइम, सॉरी टाइम नहीं, ये बेस है बेसिकली आपका, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या रहेगा आपका, बेस। हालांकि परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस में रहेगा मीटर्स में, और बेस आपका टाइम रहेगा सेकंड्स में। तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप निकाल लें, तो आप स्लोप निकाल पाएंगे, और स्लोप ही क्या होगा, उस बॉडी की स्पीड होगी। ये हम अभी एक अलग पेज पर देखते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्लोप का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ करके किसी बॉडी की स्पीड निकालना चाहते हैं, तो वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि उस बॉडी की स्पीड क्या होगी, ग्राफ के स्लोप के बराबर होगी। जैसे आप यहाँ देखिएगा, ये ग्राफ आप पहले देख चुके हैं, जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओरिजिन से जो होकर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही बॉडी के लिए है, जैसा कि हमने पीछे देखा था। अब देखिए, ये जो आपका ग्राफ है, यानी कि जो ग्राफिकल लाइन है, इस ग्राफिकल लाइन का अगर आप स्लोप निकाल लें, तो वो बेसिकली बॉडी की स्पीड के बराबर होगी। कैसे, आप इसके लिए ऐसा देखिएगा, मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो आप ऐसा कीजिए, इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहीं पर चूज कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट से आप टाइम एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और आप ये जो आपकी डिस्टेंस वाली एक्सिस है, इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यानी कि आपने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर भी और इस पॉइंट से आपने वाई एक्सिस पर भी क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये लाइन जब आप ऊपर चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे, तो नेचुरली आपको नज़र आ रहा है ना कि इसका स्लोप कुछ ना कुछ है। तो नेचुरली अगर स्लोप है, तो वो स्लोप अगर हम निकाल लें, तो वही इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्पीड भी होगी। अब कैसे निकाल लें, देखिए, जब आपने इस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो टाइम एक्सिस को यहाँ काट रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम की वैल्यू तो होगी ना। जैसे यहाँ पर टाइम 0 सेकंड है, यहाँ पर टाइम 1 सेकंड है, तो सपोज कीजिए यहाँ पर टाइम 2 सेकंड है। तो इसका मतलब है कि जब आपने ये परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ किया, तो टाइम यहाँ पर कितना है, 2। तो आप ऐसा कीजिए, स्लोप का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ क्या होता है, बेस। तो स्लोप का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस आप यहाँ से लेकर के यहाँ क्या बोल सकते हैं, 2 सेकंड है, तो बेस की जगह मैंने 2 सेकंड लिख दिया,
ठीक है। सेकंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बेस आपका टाइम रिप्रेजेंट करता है, हालांकि वैल्यू तो टाइम की यहाँ पर 2 है ना, देखिए ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो टाइम की वैल्यू तो 2 है, लेकिन क्योंकि ये बेस रिप्रेजेंट टाइम करता है तो मैंने साथ में यूनिट भी लिख दी सेकंड। अब देखिएगा परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि परपेंडिकुलर आप देखिएगा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं वो 5 मीटर लिख देता हूं। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ये जो है आपका परपेंडिकुलर का मतलब है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की ये हाइट, तो ये हाइट उतनी ही तो है जितनी ये हाइट है। आपको समझ में आ गई होगी बात। और मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस 0 है, यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यहाँ पर मान लीजिए 5 मीटर है, मानना ही तो है। तो इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है आपका वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और मान लीजिए जब आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो यहाँ 5 पर कट कर रहा है, सपोज कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ 5 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, वैल्यू 5 ही तो होगी, तो मैंने 5 लिख दिया। और क्योंकि ये 5 डिस्टेंस है तो मैंने साथ में इसकी यूनिट लगा दी मीटर। तो आप ये देखिएगा कि स्लोप जो आपका बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया 5 मीटर और बेस की जगह मैंने लिख दिया 2 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कौन होती है, स्पीड ही तो होती है। और 5/2 कितना आ जाएगा, 2.5। यानी कि ये ग्राफ जिस ऑब्जेक्ट के लिए है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह आप देखिए कि अगर आप ग्राफिकल लाइन का स्लोप निकाल सकें परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगा करके, तो वही आपका जो स्लोप है वही आपको क्या देगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड। क्योंकि परपेंडिकुलर बेसिकली आपके डिस्टेंस के बराबर रहेगा और ये जो बेस है आपका ये टाइम के बराबर रहेगा। तो नेचुरली आपका परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस देगा, बेस अगर आपका टाइम देगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कौन होता है, स्पीड ही तो होता है। तो इसीलिए स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड देगा। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो कि आपके ये वाला ग्राफ आप देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो क्योंकि इस ग्राफ पर सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हैं, तो आप अगर आगे भी चलेंगे तो ना तो आपको हाइट नज़र आ रही है, ना ही आपको डेप्थ नज़र आ रही है। यानी कि आपको ना ऊंचाई नज़र आएगी ना निचाई नज़र आएगी। इसका मतलब है कि इस ग्राफ का स्लोप आप बोल सकते हैं कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि स्लोप ही स्पीड देता है। तो अगर ग्राफ का स्लोप ही 0 है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कितनी होगी, 0 होगी। और नेचुरली ये ग्राफ तब आता था जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता था, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो नेचुरली उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 ही तो होगी। तो इसी नॉलेज पर बेस्ड देखिए आपके सामने एक ये न्यूमेरिकल है, यानी कि ये एक कार नंबर 1 है, ये एक कार नंबर 2 है। ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दे रखे हैं दोनों कार्स के। आपसे पूछा गया है कि किस कार की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ही स्पीड देता है, तो जिस कार का स्लोप ज़्यादा होगा, जिस कार के ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा, उस कार की स्पीड भी कैसी होगी, ज़्यादा। तो आप यहाँ देखिए, आपको साफ नज़र आ रहा होगा कार नंबर 1 का जो ग्राफ है उसका स्लोप कम है, कार नंबर 2 का जो ग्राफ है उसका स्लोप ज़्यादा है। तो नेचुरली स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, कार नंबर 2 की ज़्यादा होगी। हालांकि आप इसको थोड़ा सा एक तरीके से और देख सकते हैं। मान लीजिए मैं एक इस तरीके से टाइम एक्सिस को काट रही एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ देखिए, आप इस लाइन ने ग्राफ 1 को यहाँ काटा और इसी लाइन ने ग्राफ 2 को यहाँ काटा। आप अगर देखें, यहाँ से अगर मैं टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो इस पॉइंट से भी वहीं पर ड्रॉ होगा और इस पॉइंट से भी वहीं पर ड्रॉ होगा। और मान लीजिए यहाँ पर टाइम है 1 सेकेंड। लेकिन आप यहाँ देखिए कि इस पॉइंट से जब डिस्टेंस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ आएगा, और इस पॉइंट से जब डिस्टेंस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ आएगा। तो आप देखिएगा
इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग भी टाइम 1 सेकंड, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी टाइम 1 सेकंड, लेकिन इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कम है, जबकि इसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आपका कैसा है, ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि सेम टाइम इंटरवल में ये वाली कार कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और ये वाली कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो सेम टाइम में जो कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही तो ज़्यादा फास्ट होगी, उसी की तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो आप देखिएगा 1 सेकंड में ये वाली कार कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये वाली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी कि कार 2 की स्पीड कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और आप देखिएगा वैसे भी इसने कम एंगल बना रखा है और इसने एंगल ज़्यादा बना रखा है। तो एंगल की टर्म्स में देखिए, या फिर इस ग्राफिकल लाइन ने जो आपकी दोनों ग्राफ को काटा है, ये तो ग्राफिकल लाइन नहीं है बेसिकली, ठीक है। ग्राफिकल लाइन तो ये 2 और ये 1 है, लेकिन ये जो इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ की है, इसने जो दोनों ग्राफ्स को काटा है, तो उन ग्राफ्स के कोरस्पॉन्डिंग टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग है। तो नेचुरली सेम टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो फास्ट होगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार 2 जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है। तो नेचुरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्योंकि स्पीड देता है तो कार 2 की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं आपको कार 2 की ही स्पीड जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी। अब ये इस क्वेश्चन में आप देखिएगा एक ये ग्राफ सा बना हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ रियल सिचुएशन में है और कौन सा ग्राफ अनरियल सिचुएशन में है, यानी कि नॉट रियल सिचुएशन में है। देखिए ए से लेकर के बी की जब मैं बात करता हूं तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। तो आप यहां देखिए इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टाइम इतना सा है और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टाइम बढ़ गया है, यानी कि टाइम बढ़ रहा है। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इतना सा है और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इतना सा है। एक और पॉइंट आप लीजिए, टाइम थोड़ा सा और बढ़ गया, डिस्टेंस और बढ़ गया। तो ए से बी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये तो एक रियल सिचुएशन है ना, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मोशन में है। तो ये एक रियल सिचुएशन है। जबकि बी से सी आप देखिएगा, आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम इतना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम इतना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम इतना है। तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी उतना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी डिस्टेंस उतना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग भी डिस्टेंस उतना ही है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली डिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम इंक्रीज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर यहाँ आप मान लीजिए कोई चीज़ रेस्ट में आ गई तो नेचुरली टाइम तो बढ़ता रहेगा लेकिन उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट है। तो आप देखिए ए से बी भी पॉसिबल है, बी से सी भी पॉसिबल है, दोनों रियल हैं। फिर सी से डी में क्या दिक्कत है? देखिए सी से डी को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से एनालाइज कीजिए कि सी से डी के बीच में ये 2 पॉइंट्स आप मान लीजिए। एक पॉइंट मैंने ये मान लिया और दूसरा पॉइंट मैंने ये मान लिया। देखिए इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, चलिए सी को भी हम इसी के अंदर ले लेते हैं। देखिए अब देखिएगा पॉइंट सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, डिस्टेंस इतना है और टाइम इतना है। यानी कि आप जब ऐसा करेंगे सी से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो डिस्टेंस आपका इतना होगा और जब सी से टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ए से लेकर के टाइम यहाँ तक का होगा। अच्छा, जब आप इस पॉइंट पर आएंगे तो देखिए क्या होगा, इससे फिर आप टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और डिस्टेंस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। तो आप देखिएगा इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज हो गया पहले के मुकाबले, जबकि टाइम भी आप देखिएगा थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। पहले तो ए से लेकर के यहाँ तक का टाइम था सी के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ए से लेकर के यहाँ तक का टाइम हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट पर आप देखिएगा फिर से क्या हुआ, अगर आप टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और डिस्टेंस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पर डिस्टेंस कम होते होते बिल्कुल कम हो गया और टाइम भी कम होते होते यहाँ तक, यानी कि ए से लेकर के यहाँ तक और कम हो गया। तो ये तो बड़ी उल्टी सी सिचुएशन है, यानी कि आपका डिस्टेंस भी डिक्रीज कर रहा है और टाइम भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। एक बार टाइम अगर शुरू हो गया तो वो 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड इस
तरह इंक्रीज करता रहता है, टाइम कभी डिक्रीज नहीं करता और ना ही डिस्टेंस डिक्रीज करता। देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से दूर चलता रह रहा हूं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, तो अगर मैं वापस इस पॉइंट पर आ भी गया तो भी मेरा डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन डिस्टेंस एक बार जब बढ़ना शुरू हो गया तो वो बढ़ता ही रहता है, क्योंकि डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। तो ये तो सिचुएशन सी से डी की बड़ी उल्टी है, इसमें डिस्टेंस भी डिक्रीज कर रहा था और टाइम भी डिक्रीज कर रहे थे, तो ये तो अनरियल सिचुएशन है ना। सो बोथ डिस्टेंस एंड टाइम कैन नॉट डिक्रीज। अगर वो एक बार शुरू हो गए तो दोनों इंक्रीज ही होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि सी से डी वो डिक्रीज हो रहे थे, इसका मतलब सी से डी का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सो ए से बी भी पॉसिबल है जहां डिस्टेंस और टाइम दोनों बढ़ रहे थे, बी से सी भी पॉसिबल है जहां टाइम बढ़ रहा था लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट था, यानी कि चीज रेस्ट में आ गई होगी, बट सी डी इज नॉट पॉसिबल। थैंक यू।